देखिए, आज हम लोगों को इस वीडियो में जानना है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 118 के विषय में। 118 में क्या दिया गया है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, इसलिए लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा हो सकता है, यानी कि 20 मिनट 25 मिनट या 20 ही मिनट का लगभग हो सकता है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना, और ये आपके समझने लायक है। इसमें भी आपका, जैसे आपने देख लिया था 107 में पूर्व स्थापन देख लिया था, 108 में संयुक्त अधिवेशन देख लिया था, 109 में धन विधेयक की विशेष प्रावधान देख लिया था आपने। उसके बाद आपने 110 में देख लिया था धन विधेयक की परिभाषा देख लिया, धन विधेयक कहाँ से धन आते हैं ये सब देख लिया था। 109 में राष्ट्रपति की अनुमति क्या होगी कि नहीं होगी, उस पर बिल पे जो साइन करेंगे या नहीं करेंगे। 111 हो गया। 112 में अपने बजट के बारे में देख लिया था, बजट देखा था ना 112 में। 113 में आपने देख लिया था कि बजट अगर पेश हो जाता है उसके बाद हम प्रकलन पेश करते हैं 113 के अनुसार। जब प्रकलन यानी कि बता देते हैं हमें इतने इतने पैसे की ज़रूरत होती है। 113 के बाद 114 में हमने देख लिया था कि विनियोग लाया जा सकता है। विनियोग का मतलब होता है कि जो हम प्रकलन पेश किए हैं उस प्रकलन के अनुसार हमें उतने पैसे मिलेंगे। हमने बजट ये बताते हैं, बजट का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे ये काम करना है, इसलिए 112 अनुच्छेद के तहत हमने बजट पेश कर दिया कि भाई हमें ये काम करना है। 112 के तहत 113 के तहत कहता है कि जो जो आपको करना है तो आप एक लिस्ट बना के लाइए ना, आप दिखाइए, प्रकलन दिखाइए कि क्या क्या आपको करना है, कितने कितने का सारा चीज़ मिलेगा, क्या क्या होगा। तब तो आपने 113 के तहत आपने प्रकलन पेश कर दिया, प्रकलन के अनुसार आपने दिखा दिया कि हाँ हमारा इतने बजट बनेंगे, हमारा इतना चाहिए। उसके बाद कहता है कि अभी आपको पैसे नहीं मिलेगा। 114 के अनुसार आपको विनियोग विधेयक आएगा ना, उसमें आपको पैसे मिलेगा, विनियोग विधेयक के तहत आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपने इधर देख लिया था ना, उसके बाद आप लोगों को 118 में जो दिया गया उसमें लेखानुदान 116 में दे दिया, मतलब ऐसे इस तरीके से 115 में दे दिया। तो इस तरीके से सारा चीज़ आपको दे दिया गया है। तो आपको 118 वाले में थोड़ा सा ये समझना है। आपने देखो धन विधेयक और वित्त विधेयक, वित्त विधेयक 117 में दिया गया है, आपने इसे देख लिया था। लेकिन यहाँ पे आपको 118 देखना है और ये बहुत अच्छे से देखना है। इसमें आपको समझना है कि क्या क्या इसमें दिया गया है। धन विधेयक में इसे कहते हैं संसदीय समिति। संसद में समिति क्या होती है, समितियाँ। अब इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होगी ये चीज़ आपको देखना है। इसमें कहता है कि एक होता है अस्थाई समिति जिसे हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, और दूसरा होता है अस्थाई समिति जिसे हम लोग कहते हैं एड हॉक कहते हैं। तो इसे हम इस तरीके से कहते हैं। अब मान लीजिए दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों को अभी आप लोग अच्छे से इसको भी जांच करिए क्या है। ये कहता है कि इसको हम अस्थाई समिति को हर एक साल में इसे हम पेश करते हैं, मतलब उसका बजट बनाते हैं हर एक साल में, इसको क्या क्या करना है। अब इसके बाद ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये 6 टाइप के होते हैं। कौन सा होता है, संसद में किसी चीज़ को पेश करके क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी हो भैया, पार्लियामेंट्री कमेटी यानी समितियां उसमें। अब कौन कौन समिति करेगा, मान लीजिए कि संसदीय समिति हम क्या कहते हैं। संसदीय समिति क्या होता है, संसदीय समिति का मतलब होता है कि सदन का नियम कानून, जो संसद में बैठे हैं लोग, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी लोग बैठे हैं 545 और यहाँ पे 245 राज्यसभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इनके टाइम क्या होगा आने का, बात करने का। ऐसे तो 11 बजे का टाइम होता है, अब टाइम से बेकुटाइम आ जाए तो भैया उसके लिए क्या होता है, संसदीय समिति लाया जाता है। क्या चीज़, सदन समिति लाया जाता है, सदन समिति। समझ में आया। संसद का नियम कानून बनाने के लिए उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें सदन समिति, अगर देर हुआ कुछ भी हुआ तो इसके लिए सदन समिति बुलाया जाएगा। अगर सदन समिति का मतलब होता है कि सदन समिति बैठ के कहे कि नहीं ये चीज़ आज हो जाना चाहिए। हर एक संसद से, लोकसभा राज्यसभा के कितने भी मेंबर हैं उनको बुला के यहाँ पे हमें कुछ चीज़ बात करना है, तो इस तरीके से वहाँ पे किया जा सकता है। समझ में आया। तो इसी को संसदीय समिति कहा जाता है। एक होता है सेवा समिति। सेवा समिति का मतलब क्या होता है भैया, इसका भी जांच होता है, सेवा समिति जांच। अब ये क्या होता है, यहाँ पे सदन समिति का जांच आपने देख लिया, यहाँ पे कहता है सेवा समिति का जांच। ये कहता क्या है कि संसद के सदनों को वेतन भत्ते कितने मिलेंगे, इनको हर एक साल, अब उनको हर एक साल में बता दिया जाता, महीने में तो उनका लगता है लेकिन साल का वो बता दिया जाता है कि इनके गाड़ी में खर्च, पेट्रोल कितना लगेगा, इनके बाइक से अगर चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, गार्डन में हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो फूल वूल सब कुछ का, हर चीज़ का व्यवस्था, इनको कहाँ जा रहे हैं
कहाँ आ रहे हैं, तो इनका वेतन भत्ते सब कुछ सही होना चाहिए। तो ये होता है सेवा समिति जांच किया जाता है। अब ये सारे देखो संसदीय समिति का बात है, पार्लियामेंट्री समिति का बात है, तो इसके तहत होता है। तो ये तो दोनों चीज़ आपको समझ में आया। दो आपने सदन समिति और सेवा समिति, दो चीज़ आपने समझ लिया। अब कहता है क्या है, तीसरा में विभागीय समिति। ये विभागीय समिति क्या होता है, अपने हर एक विभाग का, जैसे गृह मंत्री का विभाग हो गया, जैसे शिक्षा किसी भी मंत्री का कोई भी विभाग है, उसमें विभागीय समिति का जांच होगा कि क्या किस समय पर उसने क्या क्या किया या वो करते हैं, उसका समिति का जांच हो गया। ठीक है। एक होता है जांच समिति। जांच समिति जैसे जनता का, हम लोगों पर ध्यान दिया जाएगा, तो ये कहा जाएगा कि जनता मतलब जांच समिति। इसे कहा जाता है कि जनता के सदस्यों की मतलब जांच समिति बैठाई जाती है इसके लिए कि जनता को क्या चीज़ मिलना चाहिए, क्या चीज़ नहीं, कहाँ उनको अच्छा से रह सकता है। जैसे मान लीजिए कि जनता परेशान है हॉस्पिटल में जाके, कि हॉस्पिटल में एक जगह पर्ची ज़्यादातर कट रहा है, दूसरा जगह एक आदमी आराम कर रहा है, कुछ भी ऐसे में, तो वहाँ भी उसको बैठा दे, भैया तू भी दोनों काम कर सकता है, जनता का सेवा तू करेगा, तू करना ही है। सरकारी वाले में, गवर्नमेंट वाले में बताता है। तो यही होता है जांच समिति। अब एक होता है अन्वेषण समिति। पांचवा क्या होता है, अन्वेषण समिति। अन्वेषण समिति का मतलब क्या होता है कि SC और ST, इसका क्या होता है, जाँच के लिए अन्वेषण समिति बुलाया जाता है, मतलब किया जाता है। तो ये इसका अन्वेषण समिति द्वारा SC और ST उसको भी क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, क्या उसका हक है, क्या नहीं हक है, इसकी भी अन्वेषण समिति हो सकती है। किसी को आप ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, अगर किसी को बोले हो तो भैया बोलना आपको नहीं है। छोटे, अगर कोई भी छोटी बिरादरी हो, जब बड़ी बिरादरी हो, सबकी बात अलग अलग होती है। देखो इसमें हमने 5 को देख लिया, सदन समिति, सेवा समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, अन्वेषण समिति। अब हम लोग को देखना है वित्तीय समिति, जो छठा है आपका वित्तीय समिति। वित्तीय समिति को हम लोगों को 3 टाइप से बांट के पढ़ना पड़ता है। इसे क्या है भैया, 3 टाइप के बांट के पढ़ना क्या पड़ता है ही 3। क्या है इसमें वित्तीय समिति में एक होता है प्रकलन। देखो ये सारे संसद की बात हो रही है, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर सारे चीज़ की जांच होगी, इसकी भी जांच होगी, इसकी भी जांच होगी, उसकी भी, मतलब सबकी जांच होगी। ये 5 का 5 आपने जांच ही देख लिया। ये वित्तीय समिति का भी जांच ही आप देखोगे कि इसकी जांच कौन कौन करेगा, इसकी जांच कौन करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपने जांच के बारे में देख लिया। अब यहाँ कहता है कि वित्तीय समिति में प्रकलन आपको बताई हूँ आपको 113 के अनुसार। जब 112 में आपने बजट पेश कर दिया, मान लीजिए 112 में आप बजट को पेश कर दिए ले जाके, तो आप बजट बताओगे ना भाई कि हमें क्या क्या काम करना है। जैसे हमें कहीं रोड बनवाना है, हमें कहीं कुआं खोदना, मतलब किसी काम को आपको करना है, तो अगर जो काम आपको करना है, ठीक है, जो काम आपको करना है, रोड ही बनवाना है, तो यहाँ पे अगर आपने बनवाया, वो तो बता दिया कि हमें ये काम करना है, राइट हो गया। लेकिन 113 के अनुसार आप क्या करते हो, वहाँ पे प्रकलन पेश करते हो कि इसमें कितना सीमेंट लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, कितना गिट्टी, कितना छड़, कितना क्या चीज़, रेत ओत बालू वोलू सब कुछ बताएगा कि कितना लगेगा। तो ये प्रकलन एक पेश आप करते हो कि भैया प्रकलन के अनुसार हमें पैसा दे दिया जाए, मतलब इतने लगे नहीं, ये चीज़ लगेगा। तब कहा जाता है कि देखो भैया आपने प्रकलन पेश कर दिया, तो 114 के तहत आपको विनियोग विधेयक के तहत, क्या चीज़ के तहत, विनियोग विधेयक के तहत आपको पैसे, अब जितने पैसे का 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी मांग आपने किया है, उसको विनियोग विधेयक के तहत आपको पैसे मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये कहता है प्रकलन का मतलब होता है क्या कि प्रकलन जब होता है तो सदस्य होते हैं लोकसभा के टोटल 30। देखो प्रकलन होता है एक लोक लेखा समिति होता है, एक लोक उपक्रम समिति होता है। ये तीनों के तीन आपको बहुत अच्छे से भी देखना है। ये वित्त समिति में आता है, वित्तीय समिति में आता है। इसमें प्रकलन में क्या कहता है, प्रकलन अभी आपको बताई हूँ, यहाँ पे प्रकलन 113 में है, प्राकलन है, ठीक है। प्राकलन में क्या कहता है कि जो सदस्य हैं, सदस्य किसके, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के 30 सदस्य लगभग इसमें भाग ले सकते हैं, बता सकते हैं कुछ भी।
अब यहाँ पे कहता है कि राज्यसभा इसमें अपना दखल अंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि धन विधेयक के तहत राज्यसभा का कोई हक नहीं है, लेकिन जब प्रकलन होता है उसमें राज्यसभा अपना दखल अंदाजी दे सकता है, यानी उसमें वो रह सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने देखा चीज़, क्या चीज़, प्राक्कलन। देखो हमने क्या बताया था आपको पहले शुरुआती में, अस्थाई समिति और अस्थाई समिति। अस्थाई अभी आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी आपको अस्थाई समिति पढ़ा रही हूँ, उसके बाद अस्थाई समिति उसके बाद वाले में बताऊंगी। अब ये सारे के सारे जो दिया गया है ये सारे आपके आएंगे अस्थाई समिति में, ठीक है। इसे कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी, इस स्टैंडिंग कमेटी में सारे के सारे आएंगे। तो प्रकलन समिति में सदस्य की संख्या होती है लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 1 भी नहीं। इसमें मंत्री सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसमें बजट के बाद लाया जा सकता है, मतलब बजट आप पेश कर दिए, बजट के बाद, अब बजट के बाद इसे पेश करते हो प्रकलन को, बजट के बाद क्या करते हो, अब बजट आप दिखा दिए, उसके बाद आप प्रकलन पेश कर दिए। तो यहाँ भी कहता है कि आपने बजट दिखाया, उसके बाद आपने अपना ये इसको पेश कर दिया। अब आप बताते हो इसमें कि आपकी आय और व्यय कितनी होगी, मतलब ये आय व्यय ये रोका जाता है किसके तहत, प्रकलन, मतलब अगर विपक्ष का पार्टी आ जाए, यानी मान लीजिए क्या चीज़ होता है उसमें, कटौती प्रस्ताव आ जाए, तो उसमें तो रोक दिया जाएगा भैया, आप ज़्यादा पैसे अगर निकालते हो तब तो रोक दिया जाएगा कटौती प्रस्ताव के तहत। लेकिन कटौती प्रस्ताव आपको लोग को बता दी हूँ पिछले वीडियो में जब मैं बताई थी कटौती प्रस्ताव, उसमें कटौती प्रस्ताव 3 टाइप के होते हैं, अभी आपको बता दी हूँ। यहाँ पे कटौती प्रस्ताव के बारे में बताना आपको नहीं है, इसमें पैसा ज़्यादा नहीं ले सकते हो या नहीं, तो कटौती प्रस्ताव आपको लिए आ सकता है। कम ले लिए तो 15 के अनुसार, अनुच्छेद 15 नहीं बताई हूँ आप लोग को, 15 के अनुसार आप लोग को वहाँ पे अनुच्छेद 15 के अनुसार आप लोग को फिर से मिल सकता है अतिरिक्त, वहाँ पे क्या है अनुच्छेद 15 के अनुसार अतिरिक्त विधेयक, इसका मतलब को जब कम पैसे होता है तो ले सकते हो। तो 15 नहीं बताई थी आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक बताई थी जब हमने विनियोग विधेयक के बारे में बता दिया था। प्रकलन में अतिरिक्त विधेयक होता है, उसके बाद 16 लेखा अनुदान बताई दी थी आपको, और 17 में वित्तीय विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में, धन विधेयक वित्त विधेयक दो चीज़ होता है। तो धन विधेयक आपका 9 में आ जाता है, 109 में, और वित्त विधेयक 117 में। तो बता दी 118 आपका चल ही रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसमें आपको समझ में आया कि ना। प्रकलन में यह कहता है कि सदस्यों की संख्या लोकसभा से टोटल 30 होगी, राज्यसभा से 1 भी नहीं होगा। जब प्रकलन होगा तो प्रकलन में राज्यसभा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे मंत्री का सदस्य नहीं हो सकता है, किसका, यहाँ पे जब बजट पेश हो, मतलब बजट के बाद लाया जा सकता है, इसे बजट के बाद ही से लाया जा सकता है। बजट पेश आपने कर दिया तब उसके बाद तो आप लाओगे प्रकलन, तो बजट के बाद ही आप ला सकते हो, समझ में आया। इसमें आय और व्यय रोकता है, मतलब आय कितना है व्यय कितना है, भैया इसको रोको कितना है, जितना हो जितना का काम है आप उतना ही पैसा लो। ज़्यादा पैसे अगर आप लेते हो, पैसा अगर ज़्यादा लेते हो तो वहाँ पर रोक दिया जाएगा, रुक जाओ, यहाँ पे ठहर जाओ, आपको पैसे इतने नहीं मिलेंगे, नहीं तो कटौती प्रस्ताव आएगा, विपक्ष का पार्टी उठाएगा कटौती प्रस्ताव और आपका पैसा इतना नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा पैसे 1 करोड़ का काम है, अगर आपने 2 करोड़ ले लिया तो ये होता है आपका क्या चीज़, प्रकलन। दूसरा चीज लोक लेखा समिति, इसका मतलब होता है कि लोक लेखा में सदस्य 22 होते हैं। अब इसमें कहता है कि भैया अब पैसे को आपने, ये कहता है लोक लेखा की प्रकलन के अनुसार आपने लिया था कि हम रोड बनवाएंगे, प्रकलन किया था तो प्रकलन में आपने बता दिया था सारे कि हमारा इतना इतना गिट्टी छड़ में खर्च है, और आपने कहा था कि हमें हमको पैसे रोड के लिए चाहिए। तो यही पे लोक लेखा समिति कहता है, ये यहाँ पे जांच करता है और कहता क्या है कि जो आपने कहा था आपको वही काम करना है, उसके अलावा दूसरा आपको काम नहीं करना है। इसमें सदस्य की संख्या टोटल 22 होती है। लोक लेखा वाले में, लोक लेखा वाले समिति में इसमें सदस्यों की टोटल संख्या 22 होती है। इनमें से लोकसभा के 15 होंगे और राज्यसभा के 7 सदस्य होंगे। इसमें प्रकलन में भाग नहीं लिए थे, लेकिन लोक लेखा समिति में राज्यसभा के मेंबर भाग लेंगे। कहेंगे कि जो पैसे आपने निकाला था किसके अनुसार, प्रकलन जो देखा, प्राक्कलन जो आपने दिखाया था कि हमने प्राक्कलन करके इतने पैसे को हमने दिखा दिया, इसको हमने पेश कर दिया, उतने पैसे की रोड बनवाना है, हमें इतना इतना छड़ सीमेंट गिट्टी बालू रेत कुछ भी चीज़ चाहिए, उतना आपने दिखाया था। तो जिस लिए आप जिस काम के लिए आप पैसे ले रहे हो उसी काम को आप
करोगे, अन्यथा दूसरा आपको काम नहीं करना है। ये होता है लोक लेखा समिति का ये जांच होता है जब आप प्रकलन की। अब इसमें धन की जांच की जाती है। अब धन की जांच अभी तो बता दिया आपकी कि धन की जांच यानी करता है कि जो अपने पैसे लिया है उस धन की जांच ये कौन करता है? विपक्ष का अध्यक्ष करता है। जो विपक्ष का अध्यक्ष होता है वो इसका जांच करता है। प्रकलन की इसे कहते हैं, प्रकलन जो है प्रकलन की जुड़वा बहन कहते हैं। अब इसे प्रकलन की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? मान लीजिए दो बहनें होती हैं, दो बहनें, तो अगर जुड़वा बहन दोनों हैं तो एक अगर कुछ दूसरी काम करती है तो दूसरे को उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि सच में वो जो काम करी है ये सही करी है कि ना। तो दूसरी वाली कहती है कि ना आपने सही ना किया है। तो ये बहनें बहुत ध्यान देती रहती हैं कि तूने क्या काम किया है, उसी काम को कर, नहीं तो भैया मैं उस पर रुकावट डालूंगी। तो इसे कहते हैं क्या चीज़? प्रकलन की जुड़वा बहन। इसको क्या कहते हैं? प्रकलन की जुड़वा बहन कहते हैं। दोनों एक ही टाइप का है, इसे भी दोनों को प्रकलन यानी कि इसका लोक लेखा या प्रकलन की जुड़वा बहन कहा जाता है इन दोनों को। ठीक है। इसका अब मान लीजिए कि इसके जाँच के लिए भेजा जाता है कहाँ पे? इसके जाँच के लिए भेजा जाता है लोक लेखा समिति के जाँच के लिए। मतलब इसने जाँच कर दिया, मालूम, ध्यान से समझना। इसका क्या कि जो प्रकलन के अनुसार पैसे मिले, अब वो जाके अपने रोड जो बनवाना है उसमें क्या किया कि वो पैसे ज़्यादा ले लिया। वहाँ पे जांच लोक लेखा समिति करेगा और कहेगा क्या कि भाई आपने पैसे इतने लिया है, इतना इतना आप काम कर रहे हो, या फिर आप जिस काम के लिए आपको पैसा दिया गया था आपने वो काम नहीं किया है। इसलिए लोक लेखा समिति बैठता है और उसकी जांच होती है। लेकिन उसमें क्या पता कि लोक लेखा समिति सही जांच कर रही है या गलत। इसके लिए अब लोक लेखा समिति के जांच के लिए उसका भी सीएजी के पास भेज दिया जाता है रिपोर्ट। भैया आप इस रिपोर्ट को देखो, क्या ये लोक लेखा समिति ने इसका जांच सही किया है। वो भी अपना जांच देख लेता है। कौन? सीएजी। जब सीएजी उस लोक लेखा समिति का जांच कर लेता है, जो सीएजी होता है ना, ये संविधान की तरफ से रहता है। सीएजी जो है संविधान की तरफ से मतलब रहते हैं ये सीएजी। ठीक है। तो इनका जांच लोक लेखा समिति का जांच कौन करता है? सीएजी। अब जब सीएजी जांच कर लिए, रिपोर्ट ले जाके राष्ट्रपति को पहुंचा दिए, राष्ट्रपति वही रिपोर्ट ले जाके लोक लेखा समिति को दे देता है। तो जो रिपोर्ट अब सीएजी बनाया है, जो रिपोर्ट सीएजी बनाया है, अब उस रिपोर्ट को फिर दोबारा जांच करने के लिए लोक लेखा समिति उसको फिर से दोबारा जांच करेगा कि कहीं आप इसमें तो नहीं ज़्यादातर बढ़ा रहे हो पैसे, या फिर आप मिल के ले तो नहीं रहे। तो ये इनका बना रहता है। मान लीजिए कि लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा, इनकी जांच के लिए सीएजी के पास भेज दिया गया कोई चीज़। अब सीएजी ने जांच करके राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के पास वो भेज दिए अपने रिपोर्ट को। प्रेसिडेंट अपने रिपोर्ट को ले जाके लोक लेखा समिति को दे दिए सीएजी का रिपोर्ट। अब बोले कि भैया तू एक बार फिर से जांच कर ले, क्या यह सही है। तो इन लोगों का जांच हो गया। होने के बाद तब ये लोकसभा के अध्यक्ष के हाथ में चला जाता है। कोई सा भी रिपोर्ट, लोक लेखा हो या फिर कोई सा समिति, किसी का भी हो रिपोर्ट, ये लोकसभा के अध्यक्ष के पास चला जाता है। तो ये था लोक लेखा समिति। इसमें सदस्यों की संख्या टोटल 22 थी और इसमें राज्यसभा और लोकसभा इसमें बड़ा बढ़िया काम किए भाई कि हमने आपका जांच किया, हमने आपका इंटरव्यू लिया। ठीक है। और आपने क्या किया कि उसे आप लिख दिए कि हाँ मैम ने क्या जो ली थी या फिर जो बताई थी, जो आपने पूछा था हमसे बता दी थी मैम, तो क्या सही बताई है कि ना। इसके लिए आप किसी दूसरे के पास, हमसे बड़े इंसान के पास गए और बोले कि मैम ने क्या यह सही बताया है। उसके बाद अगला इंसान वो आपका रिपोर्ट देखेगा और कहेगा कि फिर मेरे पास भेज देगा कि ये आपने इस तरीके से बताया था, उसने उस तरीके से। इन दोनों को जोड़ और देखो क्या सही है क्या गलत है। अब तीनों में घूमना स्टार्ट कर देते। यही है लोक लेखा समिति का रिपोर्ट। इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा का भी मेंबर इसमें रहते हैं, सदस्य रहते हैं। इसमें 22 कौन रहते हैं भैया? 22 में से 15 तो लोकसभा के और 7 राज्यसभा। 15 7 22 हुआ ना।
अब यहाँ पे 2 समितियों के बारे में आपने देख लिया था। अब आप देख सकते हो लोक उपक्रम समिति। इसमें क्या होता है, सरकारी कंपनियों की जांच करती है। लोक उपक्रम जो समिति है ये सरकारी कंपनियों की जांच करती है। मान लो ये देखती है ना कि कहाँ पे क्या चीज़, मतलब मान लीजिए कि रेलवे हो या फिर कोई सा विभाग हो, किस में कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या चीज़ मिल रहा है, इसके बारे में। इसके बाद अब देखो इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है, इस जो लोक उपक्रम समिति में सरकारी जो कंपनियों की जांच की जाती है, मान लीजिए कि सरकारी या तो फिर रेलवे है, एयरपोर्ट है, किसी चीज़ का भी जांच करती है, उसमें अब क्या करता है कि इसमें क्या सदस्य कितने होते हैं, टोटल इसमें भी 22 होते हैं। मान लीजिए लोकसभा के 15 हो गए और राज्यसभा के 7 हो गए। ये लोग जांच करते हैं, देखते हैं कि क्या कहाँ से कितने, मतलब बजट की बात होती है, आना जाना, क्या सीट कितने बुकिंग है, कितने नहीं है, इसका होता है। अब हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को अस्थाई समिति के बारे में देखना है। इतना आपको समझ में आया होगा तो आप एक बार इसे क्या करो ना कि इतने दूर तक आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, अगर आपको देखना है तो। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं अस्थाई अध्यक्ष क्या, अस्थाई समिति और अस्थाई समिति क्या होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो इसे मैं रफ कर दी। अब दूसरे में आप लोगों को देखना क्या चीज़ है, अस्थाई समिति। इसमें भी कहता क्या है, इसमें इसको भी 2 तरीके से बांट दिया जाता है कि एक होता है, मान लीजिए कि एक होता है कि प्रकलन नहीं प्रवर एक होता है संसदीय समिति और होता है प्रवर समिति। प्रवर समिति का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी विधेयक की जांच कौन करता है, प्रवर समिति, ठीक है। संसदीय समिति में कौन सा चीज घोटाला होता है, क्या कितने घोटाला होते हैं, कहाँ पे क्या चीज घोटाला होता है, इसकी जांच करती है संसदीय समिति। ये होता है अस्थाई समिति, इसमें एडहॉक इसे कहा जाता है। ये होता है क्या चीज, प्रवर समिति और अस्थाई समिति। इसमें क्या होता है कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि इसमें सिर्फ लोकसभा के अगर मेंबर जो सदस्य हैं, इस प्रवर समिति की अगर जांच करता है, प्रवर समिति की जांच करता है सिर्फ लोकसभा के जो सदस्य करते हैं, तो इनमें से 30 लोग इसका जांच करते हैं, सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के मेंबर। अब संसदीय के घोटाला का अगर जांच लोकसभा का सदस्य करता है तो उसमें भी सिर्फ कितने 30 ही सदस्य इसका जांच करेंगे। लेकिन इस तरीके से इसे नहीं होता है। एक क्या होता है, इसमें माना नहीं जाता है, कहा जाता है सिर्फ हर जगह लोकसभा ही काम करेगा। भाई सबसे पावर तो ज़्यादा लोकसभा के पास है, सीट लोकसभा के पास है तो उसी के पास है पावर। राज्यसभा में भी है 245 है, लेकिन कहता है कि ना आधे का आध 790 में से मान लीजिए कि 395 लगभग होना चाहिए सीट, तभी आप लोगों को हम मान लेंगे, चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से। अब ये कहता है प्रवर समिति, संसदीय समिति, इनको भी 2 भागों में बांट दो। किसको, एक प्रवर समिति को। अगर कहता है कि प्रवर समिति, तो इस समिति को 2 भागों में बांट दो। इसको भी क्या कह दो, इसको कह दो कि प्रवर समिति, और इसको कह दो संयुक्त प्रवर समिति। 2 भाग में हो गया कि ना। एक तो हो गया क्या चीज, एक मान लो ये भी किसके बारे में बात करेगा, ये बात करेगा विधेयक के बारे में, प्रवर समिति। यहाँ भी विधेयक के बारे में बात करेगा प्रवर समिति, तो यहाँ भी संयुक्त प्रवर में भी विधेयक के बारे में बात करेगा। लेकिन सिर्फ लोकसभा के लोग रहेंगे तो प्रवर समिति में 30 सदस्य होंगे सिर्फ लोकसभा के, या नहीं तो संयुक्त प्रवर, यानी कि दोनों लोग हम मिल के काम करेंगे। कौन सा, एक तो राज्यसभा, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, दोनों लोग हम मिल के काम करेंगे। तो इसका 30 और इसका 15 यानी टोटल। अब इसका अगर दोनों लोग कोई सा विधेयक पे बात करने लगे, कोई से विधेयक पर चर्चा करने लगे कि इस विधेयक में क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इस विधेयक को पास करना चाहिए, इस बिल को पास करना चाहिए, तो इसके लिए भैया आपने यहाँ पे देख लिया कि 30 लोकसभा से अकेले अगर अकेले रहता है प्रवर में तो, नहीं तो यहाँ रहेगा
तो भैया लोकसभा के 30 हो जाएंगे और राज्यसभा के कितने हो जाएंगे, प्लस में राज्यसभा के 15 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 45 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 45 संयुक्त प्रवर में। समझे आपने बात को। एक तो होता है अस्थायी समिति, एड हॉक समिति, इसमें क्या कहता है प्रवर समिति। प्रवर समिति में विधेयकों की जांच होती है। संसदीय समिति में घोटालों की जांच होती है। प्रवर समिति को 2 भाग में बांट दिया गया। एक बांट दिया गया प्रवर समिति, इसमें मान लीजिए कि लोकसभा के अगर अध्यक्ष जांच करते हैं तो उसमें 30 ही होंगे सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य। लेकिन अब यहाँ पे कहेगा कि नहीं, ऐसे कैसे, हम दोनों लोग जांच इसका करेंगे, तब तो संयुक्त प्रवर बैठाया जाएगा। इसमें भी लोकसभा के सदस्य 30 आ जाएंगे, राज्यसभा के 15, तो टोटल 45 मेंबर ने इस तरीके से यहाँ पे इसका जांच कर लिया। ये आपके लिए बहुत नॉर्मल सी है। अब दूसरा आता है संसदीय समिति। आपने इसको समिति के बारे में समझ लिया। अब आ जाइए आप लोग संसदीय समिति के बारे में। ये आपको दोनों को दोनों समझना है, बहुत आप लोग के लिए जरूरी भी है। ये जो संसदीय समिति है, संसदीय समिति, इसे पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। तो ये संसदीय जो समिति है इसको भी 2 भागों में जिस तरीके से उसको बांटा था, तो एक को आप कह दो कि संसदीय समिति, संसदीय, एक को कह दो कि संयुक्त संसदीय, संयुक्त, यानी कौन, दोनों भैया, दोनों काम करेंगे, एक नहीं काम करेगा, इन दोनों को काम करना है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा भी, राज्यसभा और लोकसभा भी काम करेगा। अब लोकसभा और राज्य, इसमें मान लो 15 इसका होगा और 30 सदस्य इसके होंगे। हर जगह 30 सदस्य इसके दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे सिर्फ अकेले अगर करता है तो 30 सदस्य इसके होंगे। दोनों मिलके करेंगे, संयुक्त तो यहाँ पाएगा ही नहीं। संयुक्त समिति और संसदीय समिति, तो कोई सा काम करने के लिए, मान लीजिए घोटाला का जांच करना हो तो भी आपको क्या चीज़ का 30 सदस्य होने चाहिए लोकसभा से। अगर आपको कहता है कि ना घोटाले के जांच में लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों लोग रहेंगे, तो कहा जाएगा ठीक है, संयुक्त समिति बुलाया जाए इसके लिए, और इसके लिए राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मेंबरों को, सदस्यों को बुलाया जाए। इनमें से लोकसभा के 30 सदस्य को, राज्यसभा के 15 सदस्यों को बुलाया जाए और कहा जाए कि भैया घोटाले का जांच किया जाए। समझ में। यहाँ पे विधेयकों के बिल का अगर समस्या समाधान करना है, अगर हल करना है, तो इसके लिए आपको प्रवर समिति बुलाया जाए। अब इस प्रवर समिति में सिर्फ लोकसभा का अगर सदस्य रहता है तो सिर्फ 30, अगर राज्यसभा कहेगा कि ना संयुक्त समिति बुलाया जाए तो इसके लिए लोकसभा का 30 और राज्यसभा का 15, यानी कि यहाँ भी 45, वहाँ भी 45। दोनों समझ में आया कि ना समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया होगा मुझे लग रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर देखो दोबारा से इसको एक बार और समझ लो। ये आपके लिए बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट फिर ये बनेगा। किसी भी बिल पे अगर घोटाला, अरे बिल पे अगर होता है बात या घोटाले पे बात होती है तो इसके लिए तो आपको समझना ही है। अस्थायी समिति का मतलब क्या होता है? अस्थायी समिति को हम 2 तरीके से बांटते हैं। अब हम ऐसे नहीं समझेंगे, अब हमें एक तरीके से और समझना है। अगर आपको समझ में आया तो देखो, अस्थायी समिति हम उसी को कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कह दिया कि अस्थायी समिति एक होता है प्रवर और दूसरा में जो होता है संसदीय समिति। दोनों को हम समिति कह देते हैं। संसदीय समिति होता है और एक होता है प्रवर समिति, इन दोनों में से। अब इसमें कहता है कि एक बात बताइए, अब हम कहते हैं कि ना एक होता है संयुक्त संसदीय, संयुक्त प्रवर, और दूसरा में क्या होता है? दूसरा में होता है संयुक्त संसदीय। एक तो होता है क्या चीज, ये संसदीय, उसी का दूसरा होता है संयुक्त संसदीय। दूसरा में इसमें कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों होंगे, दोनों के सदस्य होंगे। इसमें कहता है कि इसमें भी लोकसभा या राज्यसभा के अगर दोनों सदस्य होंगे, इसमें संयुक्त दोनों सदस्य नहीं हो सकते, सिर्फ संसदीय समिति में लोकसभा के ही सदस्य हो सकते हैं। इसमें कहता है कि अगर लोकसभा के सदस्य यहाँ पे आते हैं सिर्फ लोकसभा के, तो 30 इसको ला दीजिए।
यहाँ पे कहता है कि अगर संयुक्त प्रवर बुलाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 30 इसके 15 राज्यसभा के बुला दीजिए। ठीक है भैया, इतने मेंबर यहाँ पे काम करेंगे, मतलब 45। समझ में आया? यहाँ पे भी आपको देख लिया कि 30, यहाँ पे 30 लोकसभा, राज्यसभा में 15, बस जोड़ लेना, ऐसे ऐसे है। ठीक है, ऐसे ऐसे है, इसमें ज़्यादातर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लिया कि नहीं? ये आपका था, ये था आपका अस्थाई समिति, ये था अस्थाई समिति। सबसे बड़ा वित्तीय समिति था, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रकलन समिति, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रकलन समिति। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए आप लोगों ने इस तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हो, इसको बहुत अच्छे से समझते हो। समझने की बात है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।